हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। तो उस चैप्टर की जो टॉपिक आज है भौतिक नियमों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। इसके पहले मैंने बताया था कि पूरी फिजिक्स को समझने के लिए दो भागों में इसको बांटा गया है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, यानी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो जो हमारा स्टडी है सिर्फ दो प्रकार के पार्टिकल का अध्ययन है। पूरी फिजिक्स में दो प्रकार के पार्टिकल का अध्ययन है, क्योंकि यही दो प्रकार के पार्टिकल से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इन दो प्रकार के पार्टिकल का स्टडी हम करेंगे। एक जो है सूक्ष्म है और दूसरा क्या है, स्थूल है। तो सूक्ष्म के लिए हमने बताया आपको कि सूक्ष्म को स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स से करते हैं और स्थूल पार्टिकल को अध्ययन करने के लिए हम किससे अध्ययन करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कुछ भौतिक के ऐसे नियम हैं जो कि दोनों परिस्थितियों में लागू होते हैं और दोनों के लिए सही माने जाते हैं। अब इन नियम हैं क्या क्या? पहला, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा जो है संवेग संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीसरा जो है कोणीय संवेग संरक्षण। इसको सही कर लीजिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी कि मास एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ ऑफ छूट गया, मास एनर्जी कंजर्वेशन। और पांचवा है आवेश संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह 5 ऐसे नियम हैं, कुछ शर्तों के साथ यह नियत रहते हैं। इनका मान जो है नियत रहता है और यह सूक्ष्म पार्टिकल के लिए भी अप्लाई होते हैं और स्थूल पार्टिकल के लिए भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ शर्तों के साथ इनका मान नियत रहता है उसको हम आप समझ लें। पहला समझिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण, जहां संरक्षण से तात्पर्य है कि उसका नियत रहना, संरक्षित रहना। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकता है, परंतु उसका जो है वो क्या होगा, संरक्षित होगा। अब आइए इस टॉपिक को हम लोग अलग अलग अध्ययन किया जाए कि अलग अलग ऊर्जा संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण, इसके बारे में हम लोग अलग अलग आपको हम समझाएंगे। तो चलिए,
ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये स्थूल कण के लिए भी अप्लाई होता है और सूक्ष्म कण के लिए भी। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसको हम सही मानते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में भी सही मानते हैं इसको। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या कि यदि किसी निकाय पर हम जो है अगर उसमें संरक्षित बल आरोपित है, उस निकाय पर संरक्षित बल अर्थात बल नियत बल आरोपित है, तो उस निकाय का जो है ऊर्जा नियत रहेगी, ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित रहेगी। अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाएगा, परंतु कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, नियत होगा। जैसे मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा, लेकिन उसका कुल मान, कुल ऊर्जा जो है नियत होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक निश्चित बल लगा करके किसी भी निकाय को निश्चित बल लगा दिया, अब बल लगा के छोड़ दिया, तो जिस क्षण हमने बल लगाया उस क्षण जो क्या था कि उस समय उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था जिस क्षण बल लगाया था। उसके बाद जब वहीं मूव करना शुरू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गया, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लेकिन अगर कुल ऊर्जा की बात करें, बल हमारा वही रहे, बल लगातार निरंतर वही जो हमने अप्लाई किया वही परमानेंट बल वही रहे, उस पर वही आरोपित बल रहे, तो हम देखेंगे क्या कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा का मान उसका क्या होगा, नियत रहेगा। कब, जबकि उस पर एक संरक्षित बल आरोपित हो, नियत बल आरोपित हो। तो नियत बल अगर किसी निकाय पर आरोपित रहेगा तो उसका ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित होगी। ठीक है, अब दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का यानी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, रेखी संवेग इसको कहेंगे, रेखी संवेग संरक्षण का नियम। इसको बोलते लिख लीजिए, रेखी संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि संवेग दो प्रकार का होगा, रेखी और कोणीय। रेखी संवेग संरक्षण, इस नियम के अनुसार अगर हम किसी भी निकाय पर शून्य बल, बाह्य बल जो है आरोपित, अगर किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो, यानी बाह्य बल शून्य बल हो, तो उस दशा में उस निकाय का संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। फिर बात समझिए, अगर किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो, किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो, तो उस निकाय का संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई निकाय पहले जो है v वेग यू वेग से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है, अब बाद में उसका वेग v है, कुछ समय बाद देखेंगे तो जितना पहले संवेग होगा उतना ही t समय बाद भी संवेग होगा। लेकिन अगर बाह्य बल उस पर आरोपित करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, बदल जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं है तो उसके संवेग क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये है संवेग संरक्षण का नियम। हम जानते हैं कि संवेग P बराबर डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा एफ अपन डेल्टा टी होता है। तो अगर डेल्टा एफ इक्वल टू 0 तो पी बराबर 0, अर्थात डेल्टा एफ क्या है, बाह्य बल है। इसका मतलब कि अगर बल में कोई परिवर्तन नहीं है, बल शून्य है, तो हमारा जो संवेग क्या होगा, 0 होगा। संवेग परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। इसको डेल्टा पी लिखते हैं, संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा यानी कि P1 बराबर P2, यही संवेग हमारा क्या होगा, संरक्षित। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नियम देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके अनुसार अगर किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण अगर शून्य हो तो उसकी कोणीय संवेग क्या होती है, संरक्षित होती है। इतना याद रखिएगा, यदि किसी
वस्तु में रेखीय विस्थापन अगर हम करते हैं तो रेखीय विस्थापन करते हैं तो उस पर जो है बल लगाते हैं, और अगर उसमें कोणीय विस्थापन करते हैं, कोणीय विस्थापन किसके कारण होता है? बल आघूर्ण के कारण होता है। अगर कोई भी निकाय अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूमेगा, किस बल के कारण? बल आघूर्ण के कारण। जबकि अपनी रेखीय विस्थापन जब होगा तो किसके कारण होगा? बल के कारण। तो यहाँ जो कि कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन की जगह जो बल की जगह हम क्या यूज करेंगे? बल आघूर्ण। यानी कि अगर किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण अगर शून्य हो तो उस दशा में उस निकाय का कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहता है। लिख लीजिए इस चीज को। अब आगे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, हमें कह सकते हैं कि आधुनिक फिजिक्स के जनक का कारण यही है। पहले क्या था कि पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन बाद में यह माना गया कि नहीं, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही चीज हैं, इनके रूप एक ही भौतिक, एक ही राशि है, इनके रूप अलग अलग है। अर्थात इसका मतलब कि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। यह आइंस्टीन द्वारा ये जो है अवधारणा दी गई कि नहीं, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। लेकिन इसके लिए शर्त है, सब में सभी पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल में, सब पार्टिकलों में नहीं, आपके बड़े बड़े पार्टिकल में ऐसा संभव नहीं है। यह सूक्ष्म पार्टिकल के लिए लागू होता है कि अगर द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन और ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन, इसके लिए जो रिलेशन है E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इसको कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। इसी नियम के अनुसार जो हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जैसे एक आपको एग्जांपल बता दूं, नाभिक में हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियसों की संख्या नाभिक में नियत रहती है, फिर भी उसमें द्रव्यमान क्षति होता है। तो द्रव्यमान क्षति किसके कारण होता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। उस न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूक्लियस की ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, उनके द्रव्यमान किसमें परिवर्तन हो गया? ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो उसमें द्रव्यमान, न्यूक्लियस निकल के तो जाते नहीं है, नाभिक में से न्यूक्लियस तो निकल के जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी द्रव्यमान क्षति होता है, ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा क्षति होती है। तो इसका कारण ये होता है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में निरंतर उस नाभिक के अंदर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए नाभिक में द्रव्यमान क्षति और ऊर्जा क्षति होती है। तो ये जो है ये सूक्ष्म पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो हमने इसके लिए भी शर्त बताया था कि अगर जिस भी पार्टिकल का मास जो है 0.6 माइक्रोन से लेस हो जाएगा तो वह इस गुण को फॉलो करेंगे, अर्थात उनके द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन और ऊर्जा का द्रव्यमान परिवर्तन होगा, या वेलोसिटी जो है इज ग्रेटर देन 0.6 c, यानी कि वेलोसिटी जो है 0.6 c से बड़ी, c यहाँ प्रकाश का वेग है, तो 0.6 c से अगर अधिक होगी वेलोसिटी उसकी, तब भी वहां जो है द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां देखिए आवेश संरक्षण का नियम, इसके अनुसार कोई अगर विलग निकाय हो, कोई पृथक्कृत निकाय हो, स्वतंत्र निकाय हो, तो उसका आवेश नियत रहता है, उसके आवेश में कमी या अधिकता नहीं होती है। अगर विलग निकाय है तो उसके आवेश में कमी या अधिकता नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये जो आपको मैंने पांचों नियम बताया, यह पांचों नियम जो है यह हर जगह नियत रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जो शर्त बताया उस शर्त के अनुसार ही, और ये पांचों नियम आप चाहे क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स में, हर जगह ये फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।